आज हम लोग बात करेंगे कोल्ड इलनेसेस पे के हीट रिलेटेड इलनेसेस पे हमने कल बात की थी। तो आज कोल्ड रिलेटेड इलनेसेस हैं। ये कोल्ड इंजरीज या वो गेम्स जो कोल्डर एरियाज में या कोल्डर सर्फेसेस या एनवायरमेंट्स में खेली जाती हैं, वहां पर किस किस्म की इंजरीज जो है वो अकर हो सकती हैं। कोल्ड इंजरीज आर a result of exposure to cold environments during physical activity। कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, हाइकिंग है, उसमें उसमें ट्रैकिंग या माउंटेनियरिंग है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप बहुत ज्यादा कोल्ड की तरफ एक्सपोज रहते हैं तो कोल्ड रिलेटेड इलनेसेस जो हैं वो हो सकती हैं, और इनकी एक रेंज है जिसमें सीवियर टू मॉडरेट और माइल्ड इंजरीज हैं। Many athletes participate in fitness pursuits and physical activity year round in environments with cold, wet or windy conditions और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। या तो इन्वायरमेंट कोल्ड होता है या वेट भी होता है समटाइम्स। कुछ लोग जो है वो अपने आप को फिट रखने के लिए इस किस्म की एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं, जिसमें ट्रैकिंग, हाइकिंग और माउंटेनियरिंग है। तो उन सब के लिए जो है उन दे आर ऑल एक्सपोज टू कोल्ड रिलेटेड इंजरीज। Cold exposure can be uncomfortable, it can impair performance and it can be life threatening। अगर सर्दी ज्यादा हो तो समटाइम्स ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है। पर्टिकुलरली ये उन लोगों की बात हो रही है जो बर्फ वाली चोटियों को सर करने की कोशिश करते हैं और वहां पर जो है वो कोपेमाई करते हैं और चोटियों को सर करते हैं। वहां पर हवा भी होती है, ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो रहा होता है और साथ में जो है वो सर्दी की शिद्दत जो है वो बहुत ज्यादा होती है। और चोटी जैसे जैसे चोटी की तरफ जाते जाएं तो दर्जा हरारत जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। Cold injuries and illnesses usually affect military personnel, traditional winter sports athletes, and outdoor sports athletes, like those involved in running, cycling, mountaineering, and swimming etc। कोल्ड से रिलेटेड इंजरीज का सामना जो है वो इन फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोगों को हो सकता है। टाइप्स क्या हैं? कोल्ड इंजरीज आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। डिक्रीज्ड कोर टेम्परेचर, सबसे पहले टेम्परेचर का गिर जाना, उस पे उससे रेलिवेंट जो इंजरीज होंगी या इलनेसेस होंगी, इलनेसेस का वर्ड यूज करना चाहिए एज पर्टिकुलरली यहाँ पे। इसी तरह से फ्रीजिंग टिश्यू इंजरीज ऑफ द एक्सट्रीमिटीज और नॉन फ्रीजिंग इंजरीज ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। ये दो तरह की इंजरीज की फिर आगे मजीद टाइप्स हैं, एक में फ्रीजिंग है और दूसरे में नॉन फ्रीजिंग है। सबसे पहले हम टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। नंबर वन इज हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया किसको कहा जाता है? हाइपो का मतलब, हाइपो जिस भी वर्ड के साथ लगा होगा उसका मतलब होगा कम, और हाइपर जिसके साथ लगा होगा उसका मतलब होगा ज्यादा। ये एक प्रीफिक्स है जिसको दूसरे अल्फाज के साथ मिला के उसके मतलब में चेंजेस लाई जा सकती हैं। जैसे हाइपोग्लाइसीमिया होता है या हाइपो कैल्शियम होता है। इसी तरह से हाइपोथर्मिया जो है ये टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म है। थर्मिया जो है वो टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है और हाइपो का मतलब है कम होना। Hypothermia is a significant drop in body temperature below 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेल्सियस। कि जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाए, जिसको हम 98.6 पे मेजर करते हैं, और 35 डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में अगर उसको मेजर किया जाए, 35 से नीचे चला जाए, तो ऐसी सूरत में जो है वो आपकी बॉडी से जो है वो हीट का लॉस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि बॉडी उतनी हीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही जितनी उसको जरूरत है, या जितना बॉडी का हीट प्रोडक्शन है उससे ज्यादा जो है वो बॉडी से हीट निकल चुकी है और टेम्परेचर जो है वो कम हो गया है। thereby the body is not able to maintain a normal core body temperature। और जो है वो मेन टेम्परेचर को कहते हैं, आपकी बॉडी का बिल्कुल सेंटर, वहां के टेम्परेचर को कोर टेम्परेचर कहा जाएगा। दिस कैन अकर क्विकली विद इन अ कपल ऑफ आवर्स और ग्रेजुअली ओवर डेज।
और ऐसा जो है वो विद इन कपल ऑफ आवर्स भी हो सकता है, और आहिस्ता आहिस्ता सर्दी की शिद्दत भी बढ़ सकती है, जिसमें दिनों भी लग सकते हैं। Conditions which will cause hypothermia are cold temperatures, insufficient clothing and equipment. ये खिलाड़ियों के पास या उन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वालों के पास जो है वो क्लोथिंग का सामान पूरा नहीं है, स्पोर्ट्स का सामान पूरा नहीं है, उससे रेलिवेंट वेटनेस है वहाँ पर, पुअर न्यूट्रिशन है, खाने को चीज़ें जो है वो उस तरह से नहीं मिल रही हैं जिसकी वजह से उनको ज़्यादा ठंड फील हो रही है। ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट भी, अगर ज्यादा टाइम जो है वो ठंड की तरफ एक्सपोज रहते हैं तो हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकते हैं। और इसी तरह से एक्सपोज्ड और अनकवर्ड स्किन, ऑब्वियसली अगर अनसफिशिएंट इनसफिशिएंट क्लोथिंग है तो स्किन माइट बी अनकवर्ड। हाइपोथर्मिया के साइंस क्या हैं? साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोथर्मिया कैन वेरी विद ईच इंडिविजुअल। हर एक में इसके साइंस जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे। उसकी बेसिकली रीजन ये है कि हर एक का अपनी एक बॉडी केमिस्ट्री और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन होती है। कुछ लोग जो है वो हीट को जो है बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाते हैं, पर्टिकुलरली जो गर्म इलाकों में रहने वाले लोग हैं। इसी तरह से कुछ लोग जो ठंडे इलाकों में रहते हैं वो ठंड को जो है वो बहुत अच्छे से कोप कर लेते हैं, और उनकी जो कोल्ड टॉलरेंस है वो काफी ज्यादा होती है। जैसे अभी अगर हम ये बात करेंगे, कोई मैदानी इलाके में रहने वाला जो है वो जाके केटू की चोटी को सर करने की कोशिश करे तो उसके लिए उसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग और एफर्ट्स पुट करनी होंगी, उसके बाद माइट भी कि वो उसको कोप कर पाए। क्योंकि मैदानी इलाके का, गर्म इलाके का रहने वाला जो है उसको क्लेमेटाइजेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और फिर आपकी बॉडी के जीन्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके एरिया से रिलेटेड स्पेसिफिक होते हैं, आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड, समटाइम्स वो उन चीज़ों को अब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अब डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल उसके साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन प्रीवियस कोल्ड वेदर इंजरी, इसको CWI से डिनोट करेंगे कि कोल्ड वेदर इंजरी अगर उसको कोई प्रीवियस हुई है तो उसके अंदर कुछ और सिम्टम्स हो सकते हैं। रेस के मुतालिक ही अभी हमने बात की कि मुख्तलिफ जगहों के रहने वाले लोग जिनका उस नस्ल से ताल्लुक होता है उनमें जो है वो डिफरेंट किस्म के जीन्स होते हैं जो उसको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैनेडियन या रशियन लोग जो हैं वो उनकी कोल्ड टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होती है। उन रेसेस की कोल्ड टॉलरेंस ज़्यादा है क्योंकि वो ठंडे इलाकों में रहने वाले हैं और नस्ल दर नस्ल वहीं पे पले बड़े हैं, तो उनके जीन्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। इसी तरह से जियोलॉजिकल ओरिजिन्स हैं। इसी तरह कनाडा वाला जो है वो रशिया में जाके आसानी से रह सकता है, जो कि एक जोग्राफिकल प्रॉपर्टीज हैं कि वहां पर भी ठंड है तो उधर भी ठंड है, तो वो उधर वाले ठंड को जाके एक्लेमेटाइज कर ले तो वो वहां पे अच्छे से कोप कर सकता है। इसके बाद आता है एम्बियंट टेम्परेचर के इर्द गिर्द के इलाकों का टेम्परेचर क्या है, या उसके गिरदो नवा का टेम्परेचर क्या है, मेडिकेशंस क्या वो ले रहा है, उसकी बिना पर भी उसके साइंस और सिम्टम्स चेंज हो सकते हैं। क्लोथिंग उसने किस तरह की हुई है, फटीग, हाइड्रेशन, एज, एक्टिविटी लेवल एंड अदर्स, ये सारी चीजें जो हैं वो उसके साइंस और सिम्टम्स को जो है वो चेंज कर सकती हैं, और पर्सन टू पर्सन ये साइंस और सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं। Hypothermia is typically classified as mild, moderate or severe depending upon measured core temperature। कि core temperature को जब measure किया जाए, जब body का temperature लिया जाए तो depending upon the severity ये mild, moderate से severe भी हो सकता है। Initially athlete may feel cold, उसको ठंड लगेगी, शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर 95 फॉरेनहाइट से उसका टेम्परेचर जो है वो नीचे जाएगा। Not able to perform motor function leading to impaired athletic and mental performance। जब उसको बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल मेंटेन नहीं हो रहा तो उसके मोटर फंक्शंस या उसकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में फर्क आ जाएगा, और उसके साथ साथ अगर ज्यादा टेम्परेचर कम हो रहा है तो मेंटल परफॉर्मेंसेस भी अपसेट हो सकती हैं। इसकी मैनेजमेंट कैसे की जाए, उसको इस किस्म की जो इलनेस है उसको मैनेज कैसे करना है। आइडेंटिफाई द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोथर्मिया विच इंक्लूड विगरस शिवरिंग,
तो बहुत ज्यादा शिवरिंग होगी, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, रेक्टल टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से, बट 95 फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। फाइन मोटर स्किल इम्पेयर हो जाएगी, लेथार्जी हो जाएगी, यानी कि कह लें कि सुस्त हो जाएगा वो बंदा, एंड माइल्ड एमेंसिया, और चीज़ों को जो है वो भूलने लग जाएगा, फॉरगेटफुलनेस का उनको जो है वो भी एक साइन है कि वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो रहा है। The rectal temperature obtained using a thermometer, digital mercury, which will read below 94 Fahrenheit or 34 degrees Celsius, is the preferred method of assessing core temperature in the individual suspected of being hypothermic. हाइपोथर्मिक हम उसको कहेंगे जिसका दर्जा हरारत जो है वो कोर बॉडी टेम्परेचर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो गया है या 94 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी कि 95 से बिलो आ रहा है। ऐसी सूरत में एक्सेसिव शिवरिंग होती है, आपका जो हाइपोथैलेमस है वो बॉडी को रेगुलेट करता है कि वो शिवरिंग स्टार्ट हो जाए। शिवरिंग जब स्टार्ट होती है तो आम हालात में वो टेम्परेचर को बैलेंस करने में कामयाब हो जाती है कि टेम्परेचर जो है वो बॉडी का फिर इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद टेम्परेचर भी मैडम होता है। शिवरिंग शिवरिंग का बता दें, शिवरिंग क्या है? कांपना। अच्छा। और उस इंडिविजुअल को जो है वो फिर हाइपोथर्मिक कहा जाएगा जिसका टेम्परेचर जो है वो इस कदर लो होगा। और इसी तरह से जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो तब जो है वो हाइपोथैलेमस जो है वो स्वेट ग्लैंड्स को ट्रिगर करता है, जिसके नतीजे में स्वेटिंग हो जाती है और आपकी बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाती है। तो हाइपोथैलेमस इन दो मैकेनिज्म्स के जरिए आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा गिर जाए तो फिर हाइपोथर्मिया का लोग शिकार हो सकते हैं, फिर शिवरिंग जो है वो इफेक्टिव नहीं रहती, या शिवरिंग जो है वो बहुत ज्यादा भी हो जाए तब भी जो है वो टेम्परेचर नॉर्मल लेवल पर नहीं आता है। बिगिन बाय रिमूविंग वेट और डैम्प क्लोथिंग, ऐसी सूरत में उसके गीले कपड़े जो हैं वो दूर करने चाहिए। इंसुलेटिंग द एथलीट विद वार्म ड्राई क्लोथिंग और ब्लैंकेट्स, उसको गर्म कपड़े दें, ब्लैंकेट्स दे दें। एंड मूविंग द एथलीट टू अ वार्म एनवायरनमेंट विद शेल्टर फ्रॉम द विंड एंड रेन, और उसको हवा और बारिश से बचाएं। अगर वो आउटर एरिया में है तो उसको किसी वार्म एरिया में ले जाएं। उसको इट वुड बी बेटर कि अगर उसको किसी वार्म रूम में रखा जाए। अगर वो माउंटेनियरिंग या हाइकिंग या ट्रैकिंग करते हुए उसकी ऐसी सिचुएशन हो गई है तो उसको फौरी तौर पे जो है वो उस इन्वायरमेंट से हटाना चाहिए और उसका जो ट्रीटमेंट है वो शुरू करना चाहिए। When rewarming, apply heat only to the trunk and other areas of the heat transfer, including the axilla. कि जब उसको रीवार्म करना है, उसको गर्माइश पहुंचानी है तो सिर्फ ट्रंक को उसके वार्म पहुंचाई जाए। ट्रंक वो पार्ट है आपकी बॉडी का जिसमें आपके बाजू, टांगे और सर शामिल नहीं है, यानी कि आपका ऊपर वाला धड़। रीवार्मिंग द लिम्स कैन प्रोड्यूस आफ्टर ड्रॉप which is caused by dilation of peripheral vessels in the arms and legs when warmed. इसके बाद जो है वो हो सकता है कि उसको टेम्परेचर हो जाए जब उसको रीवार्म किया जाएगा, और ऐसी सूरत में जब उसको वार्म किया जा रहा होगा तो उसकी ब्लड वेसल्स जो हैं जो पेरिफेरल सिस्टम में होंगी, पेरिफेरल एरियाज में होंगी, वो फिर फैलना शुरू हो जाती हैं और वहां पर ब्लड फ्लो जो है वो जाने लगता है। जब ठंड महसूस हो रही हो तो आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं और आपका दिल जो है वो सिर्फ वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड पंप करना शुरू कर देता है। जब उसको रीवार्म करेंगे तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट करेंगी। send cold blood often with a high level of acidity and metabolic byproducts from the periphery to the core. The blood cools the core, resulting in a drop in core temperature and can lead to cardiac arrhythmias or even death. अगर जो है उसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जहाँ पर ब्लड वेसल्स जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं, अगर हम उसको उस इन्वायरमेंट से रिमूव नहीं करते हैं तो ब्लड जो है जो उनके पेरिफेरल एरियाज से जो है वो बॉडी के में जब सर्कुलेट करता है तो वो ठंड को लेके उसके सारे
एरियाज में चला जाता है। और अगर ज्यादा खून जो है वो ठंडा हो जाए तो ऐसी सूरत में कार्डियक एरिथमिया या कार्डियक डेथ भी हो सकती है। Provide warm, non-alcoholic fluids and food containing 6 to 8% carbohydrates to help sustain shivering। और शिवरिंग को बरकरार रखने के लिए, चूंकि शिवरिंग जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि टेम्परेचर को वापस लाने में, इंक्रीज करने में हेल्प करता है, तो उसको 6 to 8% ऐसा फूड दें जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हों, ताकि एनर्जी की प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो सके एंड मेंटेन मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन। और उससे फिर मेटाबॉलिज्म जब शुरू होगा तो हीट प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल की तरफ वापस आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग इंजरीज ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। ये फ्रीजिंग इंजरीज कौन सी हैं? ये ऐसी इंजरीज होंगी जिनमें जो है वो एक्सट्रीमिटीज जो हैं वो फ्रीज हो जाएं। फ्रोस्ट बाइट का नाम आपने सुना हुआ होगा, तो स्पेसिफिकली उसी के बारे में हम बात करेंगे। उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। In the condition of prolonged cold exposure, the body sends signal to the blood vessels of hand and feet to constrict। ये आपका ब्रेन जो है ये मैसेज भेजता है खून की उन नालियों को जो कि आपके दूर दराज के बॉडी एरियाज में होती हैं। आप यूँ कह लें कि हाथों की उंगलियों में और पैरों की उंगलियों की जो खून की नालियां हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं, सो एज टू प्रिजर्व ब्लड फ्लो टू वाइटल ऑर्गन्स, ताकि वाइटल ऑर्गन्स को खून पहुंचाया जा सके। ये ठंड बढ़ रही है तो वो आपका बॉडी का जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और वाइटल ऑर्गन्स को खून पहुंचाना शुरू कर देता है। अननेसेसरी एरियाज या वो एरियाज जिनका ऑक्सीजन वाले और न्यूट्रिएंट वाले खून के बगैर गुजारा हो सकता है कुछ अर्से के लिए, उन एरियाज को वो खून की सप्लाई बंद कर देता है। दिस हेल्प्स द बॉडी बाय प्रिवेंटिंग अ फर्दर ड्रॉप इन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इससे जो है वो मजीद उसका टेम्परेचर जो है वो नहीं गिरता। बाय एक्सपोजिंग लेस ब्लड टू द आउटसाइड कोड। उसकी रीजन ये होती है कि पेरिफेरल एरियाज में जो है वो ब्लड उस तरह से सर्कुलेट नहीं करता, जिसकी वजह से जो है वो ब्लड में जो है वो ज्यादा कोल्डनेस नहीं आती। एट दिस हैपन्स toes and fingers become colder and colder, eventually resulting in the injury of the involved tissue। लेकिन बहुत ज्यादा देर तक ये फिनोमिना जो है वो काम नहीं कर पाता जब ब्लड वेसल्स वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हुई रहती हैं, जिसकी वजह से और टाइम जो है वो एक्सपोजर का ज्यादा हो रहा है कि ज्यादा देर जो है वो बॉडी ठंड में रह रही है। तो ऐसी सूरत में जो दूर दराज के जो पेरिफेरल एरियाज हैं जिसमें हाथों और पैरों की उंगलियां शामिल हो सकती हैं वो फिर जमना शुरू हो जाते हैं, जिसमें टिश्यूज के डैमेज होने का खदशा होता है। Damage to the frostbitten tissue happens due to electrolyte concentration changes within the cell। के इलेक्ट्रोलाइट्स जो पानी में हम के थ्रू हम बॉडी में स्टोर करते हैं, उसकी वजह से फ्रोस्ट बाइट जो टिश्यूज होते हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंसंट्रेशन होती है उसकी वजह से जो है वो पानी में क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो एरियाज जो हैं वो जमना शुरू हो जाते हैं। For cells to freeze, the tissue temperature must be below 28 Fahrenheit or -2 डिग्री सेंटीग्रेड। कि आपके टिश्यूज जो हैं वो उस वक्त जम सकते हैं पेरिफेरल एरियाज के जब टेम्परेचर जो है वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो और उस टेम्परेचर में एनफ टाइम के लिए एक्सपोयर हो, तो तब जो है वो पेरिफेरल एरियाज जो है वो फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें पेरिफेरल एरियाज में उंगलियां पाँव की और हाथों की उस उनमें फिर खून जमना शुरू हो जाता है। जो भी लिक्विड्स हमारी बॉडी के अंदर हैं उनकी क्रिस्टलाइजेशन जो है वो शुरू हो जाती है। The severity of frostbite is directly associated with the time exposure and is divided into 3 degrees based on the depth of the injured tissues। और जितना टाइम रहेंगे उसके ऊपर इंजरी की सिवियरिटी डिपेंड करती है। थोड़े टाइम के लिए है तो हल्की इंजरी होगी, इलनेस होगी, और अगर ज्यादा टाइम के लिए एक्सपोजर रहा है बॉडी का कोल्डनेस की तरफ तो फिर सिवियरिटी भी हो सकती है इस इलनेस में। तो इसकी कुछ स्टेजेस हैं उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन को कहते हैं फ्रॉस्ट निप। फ्रॉस्ट निप इज द स्टेज बिफोर फ्रॉस्ट बाइट। ये फ्रॉस्ट बाइट से पहले की स्टेज है
और ये उस वक्त अकर होती है जब superficial skin cools below 50 डिग्री फ़ारेनहाइट और 10 डिग्री सेल्सियस। कि आपके हाथ पांव जो हैं वो 10 डिग्री पे या 50 फ़ारेनहाइट पे ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। स्किन बिकम्स कोल्ड एंड रेड, और स्किन जो है वो वहाँ पे रेड होना शुरू हो जाती है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है, ये हेल्दी स्किन है और इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है। यहाँ पर ये 50 डिग्री फ़ारेनहाइट या 10 डिग्री सेल्सियस में रहने वाला हाथ है, जो कि इस एनवायरनमेंट में एक्सपोज रहा। इसकी वजह से रेडनेस जो है वो शुरू हो गई और इंडिविजुअल जो है वो इसमें टिंगलिंग और पेनफुल सेंसेशंस जो है वो फील करता है। इट यूजुअली अकर्स इन द नोज, ईयर्स, चीक्स, फिंगर्स एंड टोज एंड डज नॉट काज लॉन्ग टर्म डैमेज। जब इस फ्रॉस्ट निप हो तो इसका मतलब है सिर्फ रेडनेस होगी और टिंगलिंग और पेनफुल सेंसेशन हो सकती है, और ये किन एरियाज में हो सकती है, उनमें नाक, कान, गाल और उंगलियां और टोज शामिल हैं। लेकिन इस डिग्री में जो है वो टिश्यूज का ज्यादा नुकसान नहीं होता है। सुपरफिशियल फ्रॉस्ट बाइट है नेक्स्ट स्टेज। अभी जो हमने पढ़ी ये फ्रॉस्ट निप है, इसके बाद जो है वो सुपरफिशियल फ्रॉस्ट बाइट है। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये सतही तौर पे फ्रॉस्ट बाइट होगा, यानी कि आप कह लें कि पहली लेयर तक ये वाली बात जाएगी, स्किन की पहली लेयर्स तक। दिस occurs when the skin temperature drops below -2 डिग्री सेल्सियस एंड superficial tissues freeze। कि जब टेम्परेचर जो है वो -2 से भी नीचे चला जाए या 28 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाए तो उस वक्त जो है वो सुपरफिशियल फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। इनिशियली स्किन अपीयर्स रेडेंड एंड देन टर्न्स वाइट और पेल। पहले जो है वो स्किन रेड होती है, उसके बाद फिर इस तरह से जो है वो येलो या पेल हो जाती है। इंडिविजुअल्स कैन एक्सपीरियंस स्टिंगिंग, बर्निंग सेंसेशन एंड स्वेलिंग एट द साइट ऑफ द इंजरी। इसमें टिंगलिंग सिचुएशन या स्टिंगिंग सिचुएशन हो सकती है, और बाद में स्वेलिंग हो जाती है उस साइट ऑफ इंजरी पे, और बाद में जो है वो इस तरह के छाले जो हैं वो बन जाते हैं जिनको ब्लिस्टर्स कहा जाता है, और ये फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स होते हैं जो कि 12 से 36 घंटे के बाद जो है वो रीवार्मिंग के बाद जो है वो अपीयर होते हैं। नेक्स्ट कम्स अ डीप स्फीयर फ्रॉस्ट बाइट के अभी हमने सुपरफिशियल पढ़ा था, तो अब जो है वो डीप फ्रॉस्ट बाइट है। इट अकर्स व्हेन द डीप लेयर्स ऑफ द स्किन आर अफेक्टेड। पहले वाली जो है उसमें अपर स्किन लेयर्स जो हैं वो अफेक्टेड हुई थी, अब जो है वो डीप स्किन लेयर्स जो हैं वो अफेक्ट होंगी। स्किन लुक्स वाइट और ब्लूइश ग्रे एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस नम्बनेस, तो उनको वो बिल्कुल जो है वो हाथ की उंगलियां जो हैं वो उसको नम फील होंगी या जो भी पार्ट है उसका अफेक्टेड। लार्ज ब्लिस्टर्स कैन डेवलप 24 टू 48 आवर्स आफ्टर रीवार्मिंग, और जब उसको रीवार्म कर लिया जाएगा बॉडी को, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल लेवल पे लाया गया, उसके 24 से 48 घंटों बाद जो है वो ब्लिस्टर्स जो हैं वो अपीयर हो जाएंगे। वही फ्लूइड फिल्ड सैक्स होंगी। आफ्टर द इंजर्ड एरिया विल टर्न ब्लैक। इसके बाद जो है वो इंजर्ड एरिया जो है वो ब्लैक हो जाएगा एंड हार्ड एज द टिश्यू डाइज, और ये बिल्कुल सख्त हो जाएगा क्योंकि इसमें टिश्यूज की डेथ हो जाती है, क्योंकि खून की नालियां जब एक दफा डैमेज हो जाती हैं और टेम्परेचर इस हद तक चला गया कि खून की वेसल्स जो हैं वो इन एरियाज में डैमेज हो गई, तो फिर वो दोबारा से उनका कोई इलाज नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ पे फूड, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ना आने की वजह से उन टिश्यूज की डेथ हो जाती है। Medical attention for frostbite is needed when there are signs and symptoms of superficial or deep frostbite। कि superficial frostbite है या deep है, दोनों सूरत में मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत होगी कि उसको मेडिकल एक्सपर्ट्स के पास ले जाया जाए ताकि वो उसकी ट्रीटमेंट का अमल शुरू कर सकें। अगर इसमें इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉस्ट बाइट की सूरत में। अगर टाइम जो है वो ज़्यादा टाइम जो है वो इंडिविजुअल कोल्ड की तरफ एक्सपोज रहे, तो ऐसी सूरत में अगर डीप फ्रॉस्ट बाइट हो जाए तो सम टाइम्स जो है वो उन एरियाज को खुदा ना खास्ता काटना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे डेड टिश्यूज होते हैं जिसका फिर कोई फायदा नहीं होता और उनको दोबारा से जो है वो अलाइव नहीं किया जा सकता किसी भी ट्रीटमेंट के जरिए, तो फिर एम्पुटेशंस हो जाती हैं। मैनेजमेंट कैसे है, किस तरह से मैनेज करना चाहिए इस किस्म के इलनेसेस को।
Recognize the signs and symptoms of superficial frostbite. रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें, डिफ्रेंशिएट कोशिश करने की कोशिश करें कि सुपरफिशियल फ्रॉस्टबाइट है या डीप है। सुपरफिशियल के ही साइन आपको नजर आए तो आप फौरी तौर पे मेडिकल इमरजेंसी की तरफ राब्ता करें, विच इंक्लूड ओडीमा, रेडनेस और मॉल्टेड ग्रे स्किन अपीयरेंस, स्टिफनेस एंड ट्रांजिएंट टिंकलिंग बर्निंग सेंसेशंस। मतलब उसमें ओडीमा हो जाएगा, फ्लूइड फील्ड सैक्स बन जाएंगी उस एरिया के गिर्द, जैसे अभी आपने ब्लिस्टर्स देखे थोड़ी देर पहले। रेडनेस होगी, स्किन का कलर ग्रे हो जाएगा, इसी तरह से स्टिफ हो जाएगा वो एरिया, और उसमें टिंगलिंग बर्निंग सेंसेशन भी आएगी। Rule out the presence of hypothermia by evaluating observable signs and symptoms and measuring core body temperature। सबसे पहले उसका आप टेम्परेचर मेजर करें कि उसको उसके साथ साथ हाइपोथर्मिया तो नहीं हुआ। अगर आप उसको वार्म एरियाज के अंदर ले आए हैं तो सबसे पहले हाइपोथर्मिया को चेक करें। उसके बाद द चॉइस टू रीवार्म एन एथलीट इज कंटिंजेंट। ये डिपेंड करता है कि एथलीट को जो है वो कितनी हद तक रीवार्म किया जा सकता है। अगर तो वो पहाड़ की चोटी पर ही मौजूद हैं तो अप टू सम एक्सटेंट जो भी उनके पास सामान होगा उससे वो आप उसको अप टू सम एक्सटेंट जो है वो वार्म कर सकते हैं, ज्यादा वार्म नहीं कर सकते, क्योंकि अनलेस कि वो नीचे उतरें और मैदान की तरफ आए या कुछ ऐसे एरियाज की तरफ जाएं जहाँ पे उनके बेस कैंप्स या इसी तरह के कुछ अरेंजमेंट्स हों जहाँ पे उनकी बॉडी को दोबारा से रीवार्म किया जा सके। रीवार्मिंग कैन अकर एट रूम टेम्परेचर, और रीवार्मिंग सिर्फ रूम टेम्परेचर पे हो सकेगी और बाय प्लेसिंग द अफेक्टेड टिश्यू अगेंस्ट अनदर इंडिविजुअल्स वार्म स्किन, या फिर उसका एक तरीका ये है कि उसको किसी और इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो है वो रखा जाए जिसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है और वार्म है। रीवार्मिंग शुड बी परफॉर्म स्लोली एंड वाटर टेम्परेचर्स, और पानी का रीवार्मिंग को आहिस्ता आहिस्ता करना चाहिए जब आपने उसको दोबारा से रीवार्म करना है, और उस वक्त पानी का टेम्परेचर जो है वो उसको 98 या 104 तक तो नहीं रखना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। इफ रीवार्मिंग इज नॉट अंडरटेकन, प्रोटेक्ट द अफेक्टेड एरिया फ्रॉम एडिशनल डैमेज। अगर रीवार्मिंग नहीं हो रही तो उस एरिया को मजीद इंजरी से बचाते रहें कि ज्यादा नुकसान ना हो। Further, tissue temperature decreases and consult with medical professionals or transport a medical to a medical facility, और उसको मेडिकल फैसिलिटी की तरफ रेफर कर दें ताकि उसकी ट्रीटमेंट जो है वो एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट की जा सके। Avoid applying transfer friction to the tissue and leave any vesicles, fluid-filled blisters intact। किसी भी तरह का मसाज या उसको हिलाने झुलाने की कोशिश ना करें। जो ब्लिस्टर्स बने हुए हैं, जो पानी के छाले उसके ऊपर बने हुए हैं, उसको वैसे का वैसा रहने दें, जो भी उनकी नेचुरल पोजीशन है डॉक्टर उसको खुद डील कर लेंगे। उसके ऊपर कुछ लगाने की या मसाज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। वंस रीवार्मिंग हैज इनिशिएटेड, जब अगर रीवार्मिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर लिया है तो ये बहुत ज़रूरी है कि अफेक्टेड टिश्यू जो है वो उसको दोबारा से फ्रीज ना होने दिया जाए। अगर वो ऐसे एरिया में आ गए हैं कि वो जो है उसको रीवार्म कर सकते हैं तो दोबारा से उसको कोल्ड की तरफ एक्सपोज ना किया जाए कि जिससे वो दोबारा से फ्रीज हो जाए, क्योंकि ऐसी सूरत में जो है वो नेक्रोसिस हो जाता है जिसको टिश्यू डेथ कहा जाता है, और ये ब्लड वेसल्स के डैमेज होने की वजह से होगा। जब वहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है वो खून और न्यूट्रिएंट को लेकर नहीं जाएंगी तो इवेंचुअली उन टिश्यूज की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन फ्रीजिंग इंजरीज ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, के अभी जो हमने पढ़ी हैं फ्रॉस्ट निप, फ्रॉस्ट बाइट, डीप और माइल्ड, वो फ्रीजिंग इंजरीज थी। अभी जो हम देख रहे हैं ये नॉन फ्रीजिंग इंजरीज हो सकती हैं या इलनेसेस इनको कहा जा सकता है। नंबर वन इज चिलब्लेन। चिलब्लेन is a non-freezing cold injury, also referred as pernio, is an injury associated with extended exposure 1 to 5 hours to cold wet conditions। इस किस्म की इंजरीज तो जो हैं वो हमारे एरियाज में भी हो जाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है मैदानी इलाकों में, और प्रॉपर जो है वो
पाँव को या हाथों को कवर नहीं किया गया तो समटाइम्स जो है वो उंगलियां इस तरह की हो जाती हैं, इसको चिल्बलेन कहा जाता है। और इसकी स्फेरिटी जो है वो टेम्परेचर रिलेटेड है, कि टेम्परेचर कितना है, ज्यादा कम हो रहा है तो उसकी स्फेरिटी ज्यादा हो सकती है, और इसी तरह से इसकी स्फेरिटी कम हो सकती है अगर टेम्परेचर कम है। एक्सपोजर टाइम इज यूजुअली मेजर्ड इन आवर्स और इवन डेज rather than the minutes or hours associated with frostbite। इसमें जो है चूंकि इंटेंसिटी कम होती है कोल्ड की, क्योंकि ये नॉन फ्रीजिंग इंजरी है, तो इसमें टाइम जो है वो घंटों और दिनों तक मुहित हो सकता है एज कम्पेयर टू फ्रीजिंग इंजरीज। फ्रीजिंग इंजरीज वहां पे अगर होंगी जहाँ पे इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा कोल्ड है और चंद घंटे ही वहां पे रहने से जो है वो फ्रोस्ट बाइट जो है वो हो सकता है। और चूंकि ये एक नॉन फ्रीजिंग इंजरी है, इसका मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर की शिद्दत कम है लेकिन परसिस्टेंट है और डेज तक फैली हुई है, जिसकी वजह से इस किस्म की इंजरी हो सकती है। Prolonged constriction of the skin blood vessels lead to hypoxemia and vessel wall inflammation, edema in the dermis and in the dermis can also be present। बहुत ज्यादा देर तक जो है वो खून की नालियां तक कॉन्स्ट्रिक्ट रहना जो है वो वहां पर इन एरियाज में ऑक्सीजन की कमी कर देता है, जिसको हाइपोक्सीमिया कहते हैं। एंड वेसल वॉल्स इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये सूज जाती हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है खून की नालियों में, जिसकी वजह से ओडिमा हो जाता है। Situations during which this will happen include alpine sports। ऐसा किस सूरत में हो सकता है कि वो खिलाड़ी जो है वो अल्पाइन स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहा है। अल्पाइन स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स हैं जो कि बर्फ पे की जाती हैं, जिनमें स्कीइंग या स्नोबोर्डिंग वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा माउंटेनियरिंग है, पहाड़ों पे चढ़ना, हाइकिंग करना। इंड्योरेंस स्पोर्ट्स हैं कुछ, एंड टीम स्पोर्ट्स इन विच फुटवेयर एंड क्लोथिंग रिमेन वेट, जिसमें रोइंग हो सकती है या स्विमिंग हो सकती है या इसी तरह के कुछ और वाटर स्पोर्ट्स मुकाबले हो सकते हैं जो कि इस कोल्ड टेम्परेचर की सूरत में इस किस्म की इंजरीज का बाइस बन सकते हैं। What is the management? Identify the signs and symptoms which include exposure to cold, wet conditions, 60 minutes at temperatures 16 डिग्री टेम्परेचर हो और 1 घंटे के लिए जो है कोई शख्स इंडिविजुअल जो है वो एक्सपोज रहे तो वो इस किस्म की इंजरी का शिकार हो सकता है। और ऐसी सूरत में शदीद किस्म की रेडनेस और ओडीमा या आप कह लें कि सूजन जो है वो वहाँ पे हो जाती है। टेंडरनेस और इचिंग भी फील होती है। अपॉन रीवार्मिंग द स्किन कैन एग्जिबिट इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, बर्निंग एंड इंक्रीज्ड टेम्परेचर। कि वहां पर फिर हमें बर्निंग सेंसेशन आती है। जब ये एरिया रीवार्म हो जाता है तब भी जो है वो इसमें कुछ सिम्टम्स जो है वो पेनफुल रहते हैं। तो इसके लिए रिमूव उन चीजों को दूर कर दें जो कि गीली हैं। और कंस्ट्रक्टिव क्लोथिंग है तो उसको भी दूर करें, जिसमें गीली जुराबें या गीले जूते हो सकते हैं, उसको फौरी तौर पर दूर करना चाहिए। और उस एरिया को आराम से जेंटली उसको ड्राई करें और उसके बाद जो है वो उसको एक और पेयर ऑफ सॉक्स या कोई भी चीज़ आपके पास ब्लैंकेट वगैरह है तो उसके साथ उसको ढक देना चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब ब्लिस्टर्स, अप्लाई फ्रिक्शन मसाज। ये वही बात है कि अगर ब्लिस्टर्स बन गए हैं तो बिल्कुल भी उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई फ्रिक्शनल मसाज करें, ना ही क्रीम अप्लाई करें। और या हाई लेवल की हीट के या आपका ठंड की वजह से हो गया तो हम उसके ऊपर हीट अप्लाई करने की कोशिश करें तो वो भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, उसको भी जो है वो अवॉइड करना चाहिए। और इसी तरह से बहुत ज्यादा बोझ उसके ऊपर नहीं डालना चाहिए। वेट बेरिंग ऑफ द अफेक्टेड एरिया ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कंटिन्यूअली examine the affected part for the return of the circulation and sensation। और इसको क्लोजली मॉनिटर करें कि कब वहाँ पे जो है वो ब्लड सप्लाई दोबारा से पहुंचना शुरू हो और वहाँ पे सेंसेशन जो है वो दोबारा से आना शुरू हो जाए, क्योंकि ऐसी सूरत में वहाँ पे इंजरी की सूरत में वहाँ पे जो है वो नमनेस का शिकार होती हैं और वहाँ पे फीलिंग या सेंसेशन जो है वो अच्छे से नहीं आ रही होती। लेकिन जैसे ये बॉडी की रीवॉर्मिंग स्टार्ट होगी और टिश्यूज जो है वो नॉर्मेलिटी की तरफ आएंगे तो सेंसेशंस भी वापस आ जाएंगी।
नेक्स्ट इज इमर्शन, या इसको ट्रेंच फुट भी कहा जाता है। ये भी नॉन फ्रीजिंग इंजरी या इलनेस है। Immersion foot typically occurs with prolonged exposure, 12 to 4 days to cold environment, wet conditions, usually in temperatures ranging from 32 Fahrenheit to 65 Fahrenheit, या 0 डिग्री से 18 डिग्री के दरमियान जो है वो 12 घंटे से 4 दिनों तक जो है वो कोल्ड एनवायरनमेंट में रहा जाए तो ट्रेंच फुट हो जाएंगे। ट्रेंच फुट जो है इट इज यूजुअली इफेक्ट primarily the soft tissues including nerves and blood vessels due to inflammation response leads to high levels of extracellular fluids. The foremost common mechanism for developing trench foot is the continued wearing of wet socks or footwear or both. एक गीले जूते पहने हुए हैं, बहुत लंबे टाइम तक पहने हैं, 12 घंटे से ज्यादा हो गया है, दिन गुजर गए हैं बीच में, तो ऐसी सूरत में जो है वो ट्रेंच फुट हो जाएंगे। अगर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से 18 डिग्री के दरमियान है तो ये इलनेस जो है वो अकर हो सकती है। मैनेजमेंट है कि इसको अर्ली डिटेक्ट करना चाहिए कि ट्रेंच फुट हो सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा लंबे अरसे के लिए गीले जूते और सॉक्स पहनी हुई हैं तो यू विल इवेंचुअली फाइंड द ट्रेंच फुट। तो उसको ड्यूरेशन को नोट करें और इसकी अर्ली डिटेक्शन करें। of the signs and symptoms which include exposure to cold wet environment for 12 hours to 3 or 4 days, burning, tingling, itching, loss of sensation, kyanotic or blotchy skin, swelling, pain और sensitivity, blisters and skin fissures हो सकते हैं। ऐसी सूरत में समटाइम्स इसकी जो इसके साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं कि जिसको हम फटी हुई स्किन कहते हैं, उस तरह से स्किन समटाइम्स फट भी जाती है, समटाइम्स में ब्लिस्टर्स आ जाते हैं और पेनफुल जो है वो स्वेलिंग होती है और इसी तरह से इची स्किन होती है और लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है। तो ये सारे जो हैं वो इसके साइंस और सिम्टम्स होंगे जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रेंच फुट जो है वो अकर हो सकते हैं। फॉर ट्रीटमेंट थॉरोली क्लीन एंड ड्राई द फिट, वही बात है कि अगर गीली जुराबें और जूते पहने हुए हैं तो उनको रिमूव कर दें, उसको ड्राई करें और ड्राई पेयर ऑफ सॉक्स को यूज करें। और अगर जूते जो हैं वो वहां पर और अवेलेबल नहीं हैं तो फिर उन जूतों के खुश्क होने का इंतजार करें, उसके बाद जो है वो उन जूतों को इस्तेमाल करना चाहिए। और use a risk management process that involves strategies for preventing, recognizing and treating cold injuries। रिस्क मैनेजमेंट सीखें कि अगर इस किस्म की इंजरीज के अकर होने के चांसेस हैं तो आप उनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। स्पेशली एट हाइट्स जो है वो समटाइम्स जो है वो इस तरह की इंजरीज या इलनेसेस जो हैं वो अनअवॉइडेबल होंगी। तो उसके लिए पहले से जो है वो मेंटली प्रिपेयर रहें और अपनी प्लानिंग जो है वो करके रखें कि किस तरह से उन चीज़ों से बचना है। तो ये जी कोल्ड रिलेटेड इलनेसेस थी। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। कोई बहुत ज़्यादा हमने इसमें चीज़ें उस तरह से नहीं देखी हैं, सिंपल सिंपल चीज़ों को रखा है। अभी हम नेक्स्ट जाएंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंकशन का है। उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिटेल बात करेंगे। थोड़ा सा टाइम बाकी है, इंशाल्लाह इसी में कवर अप हो जाएगा। कंकशन के बारे में हम पहले भी जानते हैं, कंकशन जो है वो एक ब्रेन इंजरी है जो कि जिसका नतीजा ये होता है कि टेम्परेरीली जो है वो मेंटल फंक्शंस जो हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। मेडिकली और क्लिनिकली सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय इमीडिएट एंड ट्रांजिएंट अल्टरेशन ऑफ ब्रेन फंक्शन, के आपके ब्रेन फंक्शन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। यानी कि जिस तरह आपका ब्रेन जो है वो नॉर्मल हालात में काम करता है उस तरह से वो नहीं कर पाता कुछ टाइम के लिए। इंक्लूडिंग अल्टरेशन ऑफ मेंटल स्टेटस और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल फोर्स और ट्रॉमा। और ये किस वजह से होता है कि कोई मैकेनिकल फोर्स जो कि फोर्सफुली हेड को हिट करती है या कोई ट्रॉमा जो है वो हिट करे। काजेस क्या होते हैं? कंकशंस कैन बी काज्ड बाय डायरेक्ट ट्रॉमा टू द हेड सच एज फ्रॉम फॉलिंग, गेटिंग हिट और बीइंग इन एन एक्सीडेंट। ये इन सारी चीज़ों की वजह से हो सकते हैं, खिलाड़ियों के आपस में टकराने की वजह से हो सकते हैं। They can also occur as a result of rapid acceleration, deceleration of the head, के बहुत ज़्यादा सर को वायलेंटली हिलाया जा रहा है उसकी वजह से भी हो सकते हैं,
विप्लैश इंजरीज और ब्लास्ट इंजरीज लाइक इन वार जोन। इस तरह से जहाँ पे खुदा ना खास्ता बम फट रहे हों तो वहां पे वाइब्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से विप्लैश हो सकता है, या वायलेंट हेड मूवमेंट हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये इंजरी अकर हो सकती है। Many people assume that concussions involve passing out, कि लोग इसमें बेहोश हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि लोग इसमें बेहोश हों। कुछ लोग जो हैं वो कॉन्शियस भी रहते हैं, उनको कंसंट्रेशन में, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, वो चीज़ों को फोकस नहीं कर पाते या चीज़ों को भूल रहे होते हैं। साइंस उनमें जो है वो जाहिर हो रहे होते हैं, लेकिन वो कॉन्शियस होते हैं। In several cases, external signs of head trauma such as bleeding में ऑल्सो भी प्रेजेंट के जिस चीज से ट्रॉमा हुआ है समटाइम उससे स्किन को भी नुकसान पहुंचता है और ब्लीडिंग भी वहां पर देखी जा सकती है। Concussion can affect memory, judgment, reflexes, speech, balance and muscle coordination। कि अगर ट्रॉमा किसी कंकशन किसी को हो गई है तो उसकी मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, स्पीच क्लियर नहीं होगी, स्लर्ड स्पीच हो सकती है। इसके अलावा उसके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो काम नहीं करेंगे सही तरह से, और जजमेंट में प्रॉब्लम होगी, और कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। पीपल विद कंकशंस often रिपोर्ट अ ब्रीफ पीरियड ऑफ इमेंसिया और फॉरगेटफुलनेस। इमेंसिया बेसिकली भूल जाने की बीमारी को कहते हैं। अगर किसी को कंकशन हो जाए तो उसको वो वाला इवेंट तो जरूर भूल जाता है, जिसकी वजह से उसको वो प्रॉब्लम जो है वो अकर हुई होती है। या फिर उससे रेलिवेंट जो इवेंट्स होते हैं वो उसको याद नहीं रहते। तो इसकी वजह से फिर जो उसको पैरामेडिक्स या एथलेटिक ट्रेनर्स जो हैं वो उससे उसका नाम पूछते हैं, या उसको पूछते हैं कि तुम किस जगह पे हो, कौन हो, या दूसरे लोगों को आइडेंटिफाई करने को कहते हैं, या उससे मंथ्स के नाम पूछते हैं, कौन सा महीना चल रहा है, ये डिटेक्ट करने के लिए कि क्या ये अपनी सही मेंटल स्टेट में है। उसको जज करने के लिए इस किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो उनसे किए जाते हैं। सिम्टम्स की कंफ्यूजन, हेडेक, विजन डिस्टर्बेंसेस, ब्लरी विजन हो जाता है, डिजीनेस होती है, नोजिया और वॉमिटिंग हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकता है, रिंगिंग ईयर्स जिसको टेनाइटिस कहा जाता है वो भी हो सकते हैं, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग तो उसको कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है, सेंसिटिविटी टू लाइट हो सकती है, लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट हो सकता है, ट्रबल फॉलिंग asleep हो सकता है कि उसको बार बार उसी ट्रॉमे के ख्याल आते हैं और वो सो नहीं पाता। व्हेन टू सीक मेडिकल केयर, कब आपको जो है कुछ कंकशंस जो हैं अगर थोड़ी बहुत थोड़ा छोटा मोटा ब्लो है या छोटी मोटी हेड वायलेशन हुई है, हेड की मूवमेंट हुई है, तो ऐसी कंकशन जो है वो खुद ब खुद भी ठीक हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन अगर कुछ सिम्टम्स और साइंस जो हैं वो मुसलसल अपीयर हो रहे हैं और रिमूव नहीं हो पा रहे, तो ऐसी सूरत में मेडिकल एक्सपर्ट से रब्ता करना चाहिए। जिसमें हेडेक इज वर्स और डज नॉट गो अवे, सर का दर्द जो है वो खत्म नहीं हो रहा, स्लर्ड स्पीच वो बोल रहा है लेकिन समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रहा है, अल्फाज उसकी जुबान उस तरह से नहीं फॉर्मुलेट कर पा रही जिस तरह से वो आम हालात में बोलते थे। वीकनेस हो सकती है, नंबनेस और डिक्रीज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नहीं है उसकी मूवमेंट्स में, तो तब इसका मतलब है कि सीवियर किस्म का कंकशन हो चुका है जिसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। सिग्निफिकेंट नोजिया और रिपीटेड वॉमिटिंग, इसी तरह से सीवियर्स हो सकते हैं, इसमें झटके लगना या किसी किस्म के दौरे पड़ना, वो भी इसका एक साइन है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, मैंडेटरी नहीं है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लेकिन समटाइम्स हो सकता है। इनएबिलिटी टू वेक अप, कि अगर सोया है तो वो उठ नहीं रहा, दैट कुड आल्सो बी अ साइन कि कंकशन जो है वो सीरियस है। सिम्टम्स हैव वर्सनड एट एनी टाइम, और किसी भी वक्त जो है वो टाइम गुजरने के बावजूद जो है वो उसके सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं, तो फिर जो है वो मेडिकल एक्सपर्ट से हेल्प लेने की जरूरत है। और 10 से 14 दिन गुजर गए हैं और सिम्टम्स खत्म नहीं हो रहे, तो ये भी एक साइन है कि उस को जो है वो जरूर डॉक्टर के पास ले जाया जाए और मेडिकल हेल्प जो है वो सीख की जाए। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? स्पोर्ट्स इंजरीज को मिनिमाइज किया जा सकता है, इनको 100% जो है वो खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए जो है वो एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स को
उसके लिए नंबर 1 पे कि अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको ऑल द टाइम मॉनिटर करें, उनको ऐसे साजो सामान के साथ जो है वो प्रैक्टिस ना करने दें जो उनकी एज के हिसाब से मौजू नहीं है। और अगर स्विमिंग करने गए हैं तो एटलीस्ट जो स्विमिंग पूल है वो 9 फीट डीप होना चाहिए। आप इंसान की हाइट से जो कि मैक्सिमम 6, 6.5 या 7 फीट हो सकती है, तो उससे 2 फीट जो है वो ज़्यादा डीप होना चाहिए। ऐसी सूरत में डाइव इन करें, अदरवाइज उस पूल में डाइव इन मत करने दें बच्चों को या स्टूडेंट्स को। इसी तरह से जो भी उन्होंने रूल्स जो हैं वो वहाँ पे लिखे हुए हैं उनको फॉलो करें। अप्रोप्रिएट क्लोथिंग पहने और इसके लिए, और कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें कि कुछ ऐसे कपड़े इस्तेमाल ना करें जो कि वीएन में ऑब्स्ट्रक्शन का बाइस बन सकते हैं या इंटरफेयर कर सकते हैं। कि कोई कपड़ा, रुमाल, शॉल या कोई मफलर इस तरह का पहना हुआ है जो कि उसकी आंखों के सामने आ जाए और उसको नजर ना आए और वो उसके लिए किसी हादसे का सबब बन सके। इसी तरह से डे टू डे लाइफ में ट्रैफिक सिग्नल्स हैं तो उनको उनकी पाबंदी करें। मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर इन एहतियाती तदबीर को इख्तियार किया जाए तो कंकशन से बचा जा सकता है। इसी तरह से स्पोर्ट्स में स्पेसिफिकली कि अगर स्पोर्ट्स की बात हो रही है, in addition to other safety apparel or gear, helmets or head gear should be worn at all times for the following. इन सारी गेम्स में भी क्योंकि इनकी नौयत ऐसी है कि इनमें कंकशन हो सकती है, तो इनमें भी जो है वो हेड गियर या प्रोटेक्टिव शील्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल में साइकिलिंग, फुटबॉल, हॉकी, हॉर्स बैक राइडिंग, पावर्ड रिक्रिएशनल व्हीकल्स जिसमें बंजी जंपिंग भी आ जाती है, या इसके अलावा कोई व्हीकल्स इस्तेमाल हुए हैं रिक्रिएशन के तौर पे, स्केट बोर्डिंग है, स्कूटर्स हैं, स्कीइंग, रेसलिंग, मार्शल आर्ट्स, पोल वॉल्टिंग और इवन सॉकर में भी जो है वो हेड इंजरीज को बचाने के लिए प्रोटेक्टिव गियर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को आज के दोनों टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों का इससे रेलिवेंट कोई सवाल है